साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज इतिहास की कुछ तथा भारतीय अस्मिता के बारे में चर्चा करेंगे। सन 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है वो लड़ा गया था। 1857 में उसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की हार हुई और शासन सत्ता में भारी परिवर्तन किया गया। जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी अपने संसाधनों के साथ शासन कर रही थी और उसमें कुछ बहुत ही काबिल नहीं, कुछ अयोग्य, कुछ सामान्य तरीके के अधिकारियों द्वारा शासन चलाया जा रहा था, उसे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया और अब वहाँ शासन ईस्ट इंडिया कंपनी का न होकर के ब्रिटिश सरकार का हो गया, जो अपने योग्य प्रशिक्षित ICS अधिकारियों द्वारा शासन सत्ता जो है चलाया जाने लगा। उसके अंतर्गत वो रेलवे का भारी विस्तार किया गया, उनके द्वारा सड़कें बनाई गई, स्कूल भी खोले गए और तमाम तरह के विकास के काम जो है किए गए, ताकि वो एक कोने से दूसरे कोने तक अपनी फौजें भेज सकें, स्वयं जा सकें या उनके प्रशासनिक अधिकारी जा सकें। अब शासन योग्य प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में आ गया था और उन्होंने इसे बहुत आवश्यक समझा कि रेलवे का विस्तार किया जाए, सड़कों का विस्तार किया जाए और तमाम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए ताकि शासन करने में बहुत आसानी रहे। 1888 तक शासन इतना मजबूत हो गया कि उन्हें लगा कि अब ये शासन काफी समय तक चलेगा और इसमें पुश्त दर पुश्त कई पुश्तें निकल जाएंगी। बात भी सही थी, क्योंकि शासन जो है पूरी तरह से उनका हो गया था। उसी में एक थे सर जॉन स्ट्रेची। स्ट्रेची ने ब्रिटिश सरकार का शासन भारत में जमाने में काफी मदद की थी और बाद में वो काफी ऊंचे पद पर भी रखे गए थे। गवर्नर जनरल की काउंसिल में भी उनको पद दिया गया। उन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था इंडिया, और इंडिया में वो तमाम चीज़ों का बयान था, तमाम चीज़ों को लिखा गया था जिससे शासन जो है करने में अधिकारियों को आसानी महसूस हो, यानी फीडबैक दिया गया था। अब जो प्रशासनिक अधिकारी थी वो भी फीडबैक, बिना फीडबैक के तो कोई काम होता नहीं। तो उन्होंने जो हार्वर्ड से या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आ रहे थे और प्रशासनिक सेवा में आ रहे थे, उनके लिए एक ब्लूप्रिंट सर जॉन स्ट्रेची ने दिया था कि भारत की दशा और दिशा ये है और इसी के अनुरूप अगर काम किया जाए तो काफ़ी दिनों तक शासन सत्ता चलेगी और सुव्यवस्थित रूप से चलेगी। ये चीज आज भी होती है। हर देश में हर देश का एम्बेसी है और एम्बेसी का काम ही है वहाँ की पूरी जानकारी जो है अपने देश को देना कि देश में क्या हो रहा है, कैसा वातावरण है, कैसे लोग हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, पूरी फीड की जाती है उनकी बायोडाटा। स्ट्रेची का ये मानना था कि हिंदुस्तान या भारत एक सुविधाजनक नाम है, इस तरह का कोई देश ही नहीं है
क्योंकि इतनी विभिन्नताएं हैं यहाँ कि पंजाब का आदमी बंगाल के आदमी से बिल्कुल भिन्न है, हर चीज में भिन्न है। तो यहाँ की विभिन्नताओं को समझना जरूरी है। पंजाब का अध्ययन अलग होगा और बंगाल का अध्ययन अलग होगा, दक्षिणी भारत का अध्ययन अलग होगा, उत्तरी भारत का अध्ययन अलग होगा। एक ही तरीके से पूरे देश में शासन नहीं चलेगा। शासन करने के लिए पंजाब को पंजाब की तरह और बंगाल को बंगाल की तरह या साउथ को या नॉर्थ को अलग अलग तरीके से उनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तभी जाकर के होगा। क्योंकि भारत नाम का कोई चीज यहाँ नहीं है। एक ये सुविधाजनक नाम है या एक नाम दिया गया है। जैसा उन्होंने समझाया अपने किताब के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों को कि यूरोप के देशों में जितनी भिन्नता है उससे कई गुना भिन्नता भारत में अकेले उसके प्रांतों में है या उसके भूभागों में है। जैसे स्कॉटलैंड और स्पेन बिल्कुल मिलते जुलते हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन पंजाब और बंगाल में काफ़ी फर्क है। तो इस तरह से उन्होंने भारत की भौगोलिक, ऐतिहासिक और पारंपरिक तमाम चीज़ों के बारे में उन अधिकारियों को समझाते थे या भाषण देते थे या उस किताब से वो ग्रहण करते थे कि हमें शासन व्यवस्था इस तरीके से चलाई जानी है। ये आज भी है। इसमें भाषा, नस्ल और धर्म की विविधता बहुत ज़्यादा है। विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार की भाषा, विभिन्न प्रकार की नस्लें भारत में पाई जाती हैं और आपको उसी के अनुसार जो है शासन करना होगा, तभी यहाँ शासन सत्ता बहुत दिनों तक टिकी रह सकती है। ये एक फीडबैक था या ये एक अध्ययन था जो व्यवहारिक रूप में लाया जाना था, और बिना व्यवहारिक रूप में लाए आप किसी भी दूसरे देश पर शासन नहीं कर सकते। उसने ये भी बताया भारत नाम का कोई राष्ट्र नहीं था और न भविष्य में उसके ऐसा होने की संभावना है। उसका कहना सही था। अगर हम 6ठी शताब्दी से चलें तो भारत कोई राष्ट्र नहीं था। उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत बनाया, महाजनपदों को जीत करके, और उसके बाद पुष्यशुंग मित्र ने मौर्य वंश के जो अखंड भारत था उसको छिन्न भिन्न कर दिया। पुष्यमित्र शुंग एक बहुत बड़ा गद्दार था जिसने पूरे भारत को छिन्न भिन्न कर दिया, और फिर यहाँ तमाशा शुरू हो गया विदेशियों के आने का। पहले पश्चिमी तरफ से विदेशी आए, मुगल आए, लोधी वंश आया, गुलाम वंश आया, तमाम वंश आए और उन्होंने शासन करके वो आते रहे, जाते रहे और चले गए। अंत में जो अंग्रेज आए उन्होंने 200 वर्षों तक शासन किया। 755 साल हम गुलाम रहे, 755 साल दूसरे शासन किए हम पर। उसमें 200 से 250 साल तक अंग्रेजों ने अकेले शासन किया और बाकी 500 सालों में या 450 सालों में अन्य कई लोगों ने शासन किया। ये भारत देश की एक विडंबना है। भारत देश की एक क्या बताया जाए, मर्यादा के खिलाफ है, या एक देश को तहस नहस होने की, दुर्दशा होने की उसकी स्थिति है। स्ट्रेची का यह भी मानना था कि देश के कुछ हिस्सों में राष्ट्रीय भावना जगने की उम्मीद है, लेकिन एक साथ पूरे देश में राष्ट्रीय भावना आ जाए या एक साथ एक आवाज में सब बोले, ऐसा नहीं है।
और उसने सही बताया और उसने तमाम चीज़ों की व्याख्या की, विश्लेषण किया। ये जातियों में बटे हुए हैं, ये धर्म के नाम पर ढोंग पाखंड आडंबर में बटे हुए हैं, इनका कोई धर्म नहीं है, एक दूसरे का शोषण इनका धर्म है, एक दूसरे का शोषण करते हैं, एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाते हैं, एक दूसरे के ऊपर शासन करने की कोशिश करते हैं और ये आपस में बुरी तरह से बटे हुए हैं। जब बटा रहता है तभी आदमी गुलाम होता है। बटेंगे तो कटेंगे का फार्मूला था और ये फार्मूला बहुत दिनों से चला आ रहा था, 6ठी शताब्दी से। अगर मौर्य काल के शासन को छोड़ दें तो 6ठी शताब्दी के उधर भी यही स्थिति थी। ये देश 16 महाजनपदों में बटा हुआ था और मौर्य काल के बाद ले लें तो फिर मुगलों का शासन, छोटे मोटे और शासन हुए, फिर मुगलों का शासन, फिर उसके बाद अंग्रेजों का शासन और 1947 तक ये स्थिति 46 तक चलती रही और उसका आकलन बहुत सही था। पंजाब, बंगाल, मद्रास, दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत, ये सारे लोग कभी एक देश अपने को समझें या एक देश का नागरिक समझें, ऐसा असंभव है। इस प्रकार ट्रिची ने एक ऐतिहासिक या एक इतिहास का संदर्भ लेकर के एक विवेचना की थी और वो विवेचना सही थी और उसके ऊपर उन्होंने कारगर काम किया और 200-250 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। परंतु कभी न कभी तो स्थिति बदलती ही है। गांधी के आने से पहले तिलक, गोखले, दादा भाई नौरोजी, तमाम लोग जो है स्वराज्य पर काम कर रहे थे, परंतु गांधी ने सिलसिलेवार दिमाग लगा करके और एक व्यवस्थित तरीके से जो है अंग्रेजों का मुकाबला शुरू कर दिया और गांधी के इस स्ट्रेटेजी या इस चीज जिससे पूरा देश एक में जुड़ गया, यह एक आश्चर्यजनक बात थी। और फिर जो है हम स्वतंत्र हुए, हमारी एकता कायम हुई, हम स्वतंत्र हुए, क्योंकि अब अति हो चुकी थी और स्वतंत्र होने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। तिलक, गोखले का काम ने तो कुछ खास काम नहीं किया, लेकिन गांधी ने बहुत अथक परिश्रम करके, बहुत सोच समझ करके और सारे समस्याओं को ताक पर रख करके केवल स्वतंत्रता के ऊपर उन्होंने काम किया और अंततः स्वतंत्रता मिली। परंतु उसी संदर्भ में आज हम सोचते हैं कि स्थिति पलट रही है, अब पुरानी चीज फिर आ रही है और देश के अंदर एक अराजकता का माहौल पैदा हो रहा है। देश के अंदर अराजकता क्या है? राष्ट्रवाद क्षतिग्रस्त हो रहा है, जातिवाद बढ़ रहा है, धर्म का ढोंग पाखंड आडंबर तेजी से बढ़ रहा है और शिक्षा और स्वास्थ्य का भारी नुकसान हो रहा है, रोजगार की कमी हो रही है। लिहाजा रोजगार न मिलने से जो नवयुवक वर्ग है, जो शक्ति वाला वर्ग है, वो बर्बाद भी हो रहा है और अराजकता की तरफ बढ़ रहा है। तो इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और इसको समझना चाहिए कि जो पहले बातें थीं, गांधी से पहले जो बातें थीं, वही जाति, वही धर्म, वही ढोंग पाखंड आडंबर, वही गरीबी, वही अशिक्षा, मतलब तमाम चीजें फिर दोहराने की कोशिश की जा रही है और काफी हद तक दोहराया जा रहा है, जिससे देश का भविष्य अंधकारमय प्रतीत हो रहा है।
इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। और कोई कह रहा है, तमाम उटपटांग बातें जो हैं बोली जा रही हैं। आज मीडिया में एक संदर्भ में कई संदर्भ हैं, किस किस का बात करें, कई संदर्भ हैं जो चीज़ें पलट रही हैं। जैसे हिंदू मुस्लिम एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो देश को क्षतिग्रस्त कर रहा है। धर्म में ढोंग पाखंड आडंबर का बढ़ना, अशिक्षा, स्वास्थ्य पर ध्यान न देना, रोजगार पर ध्यान न देना और एक अराजकता का माहौल पैदा करना, ये सारी चीज़ें हमें पुरानेपन की तरफ खींच रही है, हमें गुलामी की तरफ ले जा रही है और देश के अंदर कोई एक सामंजस्य नहीं है, एकता क्षतिग्रस्त हो रही है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मीडिया में मैं देख रहा हूं कि मीडिया का एंकर कह रहा है खुलेआम कि देश के प्रधानमंत्री का रक्षा करना मेरा कर्तव्य है या उनका मान सम्मान बढ़ाना मेरा कर्तव्य है। कुछ इसी तरह की बात कहा है। मेरे समझ में नहीं आता है कि एक एंकर देश के प्रधानमंत्री का कैसे रक्षा करेगा और कैसे उसका मान सम्मान बढ़ाएगा। वो प्रधानमंत्री हैं, आप एक एंकर हो छोटे से, तो क्या दिक्कत है आपको? आलोचनाएं तो उसी की होती हैं जो पद पर होता है। अगर पद पर बैठे आदमी की आलोचना नहीं होगी तो बिना पद वाले की आलोचना की जाएगी। तो पार्टी पॉलिटिक्स जो है चरम पर है। देश में एक अंधकारमय वातावरण क्रिएट हो रहा है। ऐसे एंकर को तो रखना ही नहीं चाहिए। जिसको बोलने का तरीका ही गलत है वो प्रधानमंत्री की रक्षा करेगा और प्रधानमंत्री देश की रक्षा नहीं करेंगे। उसकी क्षमता कितनी है जो प्रधानमंत्री की रक्षा करेगा? तू मैं हो रही है। आज चैनलों पर तू मैं हो रही है, हाथापाई की नौबत आ जाती है, गाली गलौज तो आए दिन हो रहा है। इसको क्या कहेंगे? दुनिया देख रही है आपको, दुनिया उसकी रीडिंग ले रही है, दुनिया उसके बारे में आकलन कर रही है और वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं वर्ल्ड लेवल पर कि किसी देश में क्या हो रहा है। जो शक्तिशाली देश हैं वो हर देश में दखलंदाजी इन्हीं सूचनाओं के आधार पर करते हैं। आज देश की मान मर्यादा खतरे में है, देश खतरे में है, हिंदू खतरे में कतई नहीं है, मुस्लिम खतरे में कतई नहीं है। और हिंदू और मुस्लिम क्या होता है देश के आगे? तो देश खतरे में है और इसके बारे में नेताओं से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जनता को सोचना चाहिए, जनता को समझना चाहिए और जनता को इसको गहराई से मनन करना चाहिए और इसके बारे में इसका उपाय सोचना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ सरकारों को आप पलटते रहिए। वोट का अधिकार आपके पास जब तक है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, कमेंट बॉक्स में हमको भी समझाइए क्या गलत है क्या सही है। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।